तिरुवनंतपुरम का पुअर आइलैंड, जहां पहुंचने पर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से साक्षात्कार होता है। ये जगह सुंदर सागर, मनोरम बैकवाटर और एक रिवर का संगम स्थल है। इसके अलावा सुनहरी रेत वाला समुद्र तट भी वहां का एक बड़ा आकर्षण है, जो आपको हैरान कर देगा। पुअर तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत रोमांचक है। पक्षियों के कलरव के साथ कलकल बहती नदी की ध्वनि को सुनकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। स्थानीय लोग पुअर को स्वर्ग की खिड़की कहते हैं। इस जगह को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए। ये मेरी केरल यात्रा का 9वां अध्याय है। कोवलम से पुअर जाने के लिए भी हम सथार भाई के ऑटो पर सवार हुए, जिन्होंने हमें चेंकल और आझिमाला घुमाया था। कोवलम से पुअर करीब 14 किलोमीटर के करीब है और तिरुवनंतपुरम सिटी से यह जगह करीब 30 किलोमीटर दूर है। हम पुअर पहुंचे तो रॉबिन निकोलस नाम के शख्स हमारा पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्हें मकान मालिक श्रीनिवासन जी ने फोन किया था। वो कई बोट के ओनर हैं जो लोगों को बोटिंग कराते हैं। पुअर में गवर्नमेंट ने बोट राइडिंग की रेट फिक्स कर रखी है। वहाँ कम दूरी वाली राइड भी उपलब्ध है, लेकिन हमने 2 घंटे की राइड ली। बोट के ड्राइवर टेरेन भाई हमें इस रोमांचक और यादगार यात्रा पर ले गए। We are going to riding in Puar backwaters. जाइए। And my driver क्या नाम है इसका, जो नाम बता दो। इनका क्या नाम है? टेरेन। यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले मैग्रोव जंगल आया। पतला बैकवाटर वाला रास्ता, जिसके दोनों ओर तरह तरह के पेड़ पौधों और झाड़ झंखाड़ का जमावड़ा है। बहुत ही घना जंगल है वो। उसके अंदर आदमी के चहलकदमी करने लायक जगह नहीं है। हॉलीवुड की फिल्म की तरह लग रहा है एरिया जो है ना। एनाकोंडा वाली फिल्म जो थी ना, तो वैसे ही लग रहा है कि अब कहीं से उछल के वो एनाकोंडा आ जाएगा और हमको पकड़ लेगा। बैक वाटर के आसपास तरह तरह की वनस्पतियों के अलावा कई अनजान पेड़ पौधे और फूलों के भंडार हैं। जगह जगह कुछ जीव जंतु और पक्षियां भी दिख जाते हैं। हमने 2 घंटे वाली राइड ली थी, इसलिए टेरेन भाई ने बैक वाटर में लंबा वाला रास्ता लिया। कई जगह तो पेड़ एकदम सिर के ऊपर आ जाता था। कई जगह लगता था बोट कहीं फंस न जाए। यहाँ बोटिंग करने में अद्भुत अनुभव तो होता ही है, जगह थोड़ी रहस्यमयी भी लगती है। अमेजन नदी का वो एनाकोंडा वाला पॉइंट फिर आ गया है। लग रहा है कि एनाकोंडा आज हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है, यहीं कहीं से निकल जाएगा। इसका रूट पे देखो, इसका ब्रांच देखो, एकदम पानी में लगा। बैक वाटर में घूमते घूमते हम फिर नैयर नदी में आ गए। वहाँ पानी चौड़ी जगह में फैली थी। अब अनजान जंगली पेड़ों और झाड़ झंखाड़ से निकलकर नारियल पेड़ों के जंगल की वजह से ये जगह अद्भुत सुंदर दिखने लगी। कई दूसरी प्रजाति के पेड़ों ने भी सुंदरता में 4 चांद लगा दिया था। एक समय ये जगह फूलों के लिए प्रसिद्ध थी। वो फूल जब नदी में गिरते थे तो सुंदर नजारा दिखता था। दरअसल पुअर का नाम ही मलयालम में 2 अक्षर ऊ प्लस वर को मिलकर बना है, जिसका अर्थ फूल और नदी होता है। इन मलयालम द मीनिंग ऑफ केरला मीन्स गॉड्स ओन कंट्री। मलयालम में केरला का अर्थ होता है भगवान का अपना देश। तो जैसा भगवान का अपना देश होता है, तो भगवान अपने ढंग से उस जगह को सजाते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हैं, चीज़ें एक एक करके ऐसा लग रहा है जैसे करीबी से सजाई गई है। जो हम लोग कैलेंडर में देखते हैं
नारियल का पेड़ और पानी में उसका छाया, नदी भी और जंगल भी, पक्षी भी, मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पुआर में वैसे ही लग रहा है जैसे हम लोग जो गॉड के देश में घूम रहे हैं, वैसे ही है ये नज़ारा। तो ये वर्थ है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, नदी और आसपास के इलाकों की सुंदरता बढ़ती जा रही थी और हमारा रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। अब हम धीरे धीरे गोल्डन सैंड बीच की ओर बढ़ रहे थे। उस जगह सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है। रास्ते में हमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और ढाबा भी दिखा, जिसमें साउथ इंडियन के साथ नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, देखिए पंजाबी ढाबा। और आगे हाँ, हम लोग का हो गया, हम लोग को नहीं खाना है, टाइम बचाना है ना, तो हम लोग ये कुछ हो गया ना। ये नदी इधर, ये नदी उस तरफ समुद्र है, बीच का उस तरफ जाए समुद्र। ये यहाँ नदी बहुत चौड़ा है, चौड़ी हो गई है यहाँ पे नीचे। थोड़ी ही देर में हम उस आइलैंड के पास पहुंच गए, जिसके एक साइड नदी है और दूसरी साइड समुद्र, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। ये नदी है। वहां पहुंचते ही बीच दूर से ही सुनहरे रंग से चमकता दिखा, एकदम गोल्डन कलर का। तभी इसको गोल्डन सैंड बीच के नाम से जाना जाता है। वहां लाइन से कई बोट खड़ी थी, इनमें ही बैठकर सैलानी इस द्वीप पर पहुंचे थे। हमारी बोट भी उसी किनारे खड़ी हो गई। नैयर रिवर में बोटिंग करते हुए हम लोग आ गए हैं। यहाँ इसको गोल्डन सैंड बीच कहते हैं। आप नाम से समझ गए होंगे कि सुनहरी रेत वाला बीच है, ये समुद्री तट है। वैसे सोने की तरह ही बालू यहाँ पे चमक रहा है, जो रेत है वो चमक रहा है। और हम लोग जहाँ से आए थे वो दिखा रहे हैं। ये देखिए नैयर नदी, जिसे हम लोग बोटिंग करते हुए आए यहाँ पे, और पीछे जो है वो समुद्र है और समुद्र में पानी नीला है और साफ सुथरा बीच है, आप देखिए। और यहाँ बीच में रस्सी से रोक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। तो यहाँ भी सैलानी अच्छे खासे हैं, लेकिन सैलानी यहाँ वही है जो बोटिंग करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारियल पानी और चीज़ें जो बीच पे जो खाने पीने की खट्टी मीठी चटपटी चीज़ें हैं वो भी मिल रही है। तो दोस्तों, लास्ट लाइन मैं किसी भी बात को वहीं कंक्लूड करता हूँ कि गज़ब गज़ब, आई एम लकी, वी आर लकी टू विजिट दिस प्लेस। इस जगह पे आके बहुत खुशी हो रही है, परम आनंद है। थोड़ा आपको समुद्र की लहरें दिखा देते हैं। ऐसे ही गरजता पानी हिलोरे मारता समुद्र है और इधर रेतीला ये बीच है, गोल्डन चमक रहा है। और हम लोग खाली पाँव हैं, लेकिन पैर को राहत यहाँ मिल रही है। तो चलिए बीच अभी दिखाते हैं, आगे आपको संगम दिखाएंगे, जहाँ पे नैयर नदी और अरब सागर का संगम होता है। तो वहाँ चलते हैं। गोल्डन सैंड बीच पर समुद्र का जो स्वरूप देखने को मिला वो अब तक कहीं नहीं मिला था। बिल्कुल नीला पानी और बीच का नज़ारा काफ़ी दूर तक दिख रहा था। सुनहरे रेत
और समुद्र के नीले पानी के बीच की जो रेखा खींची दिखती है वो पहली नजर में किसी का भी मन मोह ले। आगे बीच के एक साइड ग्रीनरी भी है। वहाँ समुद्र की लहरें बहुत तेज थी, वो बीच की ओर गरजते हुए आ रही थी। आप भी इस गर्जना को सुनिए और महसूस कीजिए। पानी समुद्राचं नीला समुद्र है, थोड़ा अलग समुद्र है। अरे कहाँ वो लोग कहाँ गया लोग चला देखो वहाँ भी दो विदेशी नहा रहा है वहाँ पर लंबा है। हाँ लंबा है, ये उससे भी मतलब हल्का है, हाँ उससे भी लंबा है, वहाँ से यहाँ तक है। वहाँ पर नहीं रोक रहा है नहाने के लिए, टूरिस्ट के लिए इतना बना के रखा है, हाँ टाइम बर्बाद ना करें। हाँ। बीच घूमने के बाद हम एक जगह सुस्ताने बैठ गए। धूप तेज थी, इसलिए तरोताजा होने के लिए नारियल पानी पीने लगे। वहाँ छोटी छोटी हट वाली कुछ दुकानें थी। हम बोट में लौटे तो एक अनचाहा मेहमान सीट पर बैठकर हमारा इंतजार कर रहा था। वो एक केकड़ा था, जिसे टेरन भाई ने कपड़े से झाड़कर भगा दिया। बोट पर हमने फिर जैकेट पहनकर यात्रा शुरू ही की थी कि पुलिस की वाटर पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंच गई। वो बोट का लाइसेंस चेक करने लगी। पुलिस कर्मियों ने टेरन भाई का आई कार्ड भी देखा। गुड वर्क सर, गुड वर्क। लाइसेंस जैसे हम लोग कहते हैं, हाँ, बोटिंग का ही लाइसेंस बनता है। ये सेफ्टी के लिए चेक करता है। आपको सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, सेफ्टी तो ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं रहता तो कितना पैसा लेता? 10,000 ऐसा भी देगा। अरे बाप रे। और 10% नहीं, 10,000 10,000 अगर लाइसेंस लाइसेंस नहीं, लाइसेंस अगर नहीं रहता तो मेरे का फाइन दिएगा 10,000 फाइन, फाइन। हाँ, और हम लोग को कितना करता है? आपको नहीं अगर- नहीं है तो आपको 1,000 ऐसे दिएगा, 2,000 ऐसा दिएगा। जैकेट अगर नहीं पहने रहते तो फाइन करता है ना। वैसे हम लोग पूरे आदमी के बोले जैकेट पहले आपको सेफ्टी नहीं दिएगा ऐसे। रेस्टोरेंट में जाएगा तो ऐसा सेम है। पुलिस सुबह आएगा तो पूरा भी चेक करके ना, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद तो उसको परमिशन देगा। अच्छा नहीं है तो फुट अच्छा नहीं है तो उधर भी नंबर है, आपको कॉल करके ऐसा देगा। हाँ हाँ। ज्यादा आदमी आएगा उधर निकालने के लिए। टेरन भाई अब वहाँ की जानकारी देते, कहानियाँ सुनाते आगे बढ़ने लगे। कुछ ऐसी बातें भी बताई जो कहीं लिखी नहीं मिलती। दोनों में जाने के लिए उसका पीछे छोटा ब्रिज आएगा। हाँ, दोनों में जाने के लिए ब्रिज में कई बोट है। अच्छा। ये दो आइलैंड, पुअर आइलैंड का, अच्छा उसी आइलैंड पे सब जाता है ना। पुअर का इतिहास बहुत पुराना है। चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान ये एक प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीन समय में इस जगह से विदेशों में भी व्यापारिक संबंध थे। पुअर नाम की उत्पत्ति की एक कहानी भी त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा से जुड़ी है। उससे पहले इस जगह को कोक्कुमोसापुरम कहा जाता था। एक व्यापारी ने राजा मार्तंड वर्मा को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए यहाँ कई बार आश्रय दिया था। ये कहानी सुनते हुए हम गोल्डन सैंड बीच के आगे बढ़े तो असली पुअर आइलैंड दिखने लगा, जिसकी खूबसूरती के बारे में हमने बहुत सुना था। वो नदी और बैकवाटर एलपी के मशहूर बैकवाटर को टक्कर देती है। कल कल बहती नदी, जिधर देखो सिर्फ हरियाली और पानी। उसके बाद हम पहुंचे एलिफेंट रॉक, समुद्र किनारे हाथी की शक्ल वाला पत्थर। कौन सा रॉक है ये? एलिफेंट रॉक।
एलिफेंट। हाँ, हाथी का शेप बना सकते अच्छा 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 हैं। ब्लैक कलर आ रहा है ना, जी। इसका ऊपर से पानी आ रहा है। अच्छा हाँ, अभी इधर भी पानी कम है। अच्छा, अभी पानी कम है। अच्छा ये ब्लैक जो ऊपर में है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी लेटा हुआ है, इसलिए इसको एलिफेंट रॉक बोलते हैं। ನಾನು ಕಟ್ಟಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಳ್ಕೊಳ್ಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಮರಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ വലിയ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല, ഡിസിപ്ലിൻ കൈകാര്യം നമസ്ते। तो कब तक पानी आता है यहाँ पे? हाँ? ज्यादा पानी कब तक रहता है? पानी डैम से आ रहा है ना, हाँ, तो डैम से ऐसा अरे कंट्रोल उसको कंट्रोल कर देता है। समुद्र ज्वाइन कर गया तो उधर भी ज्वाइन कर गया, हाँ, तो इसका नदी का पानी पूरा भी समुद्र में चल सकता है। अरे बाप रे, ये समझ गया। एलिफेंट रॉक से थोड़ा आगे साइड ही अरब सागर और नैयर नदी का संगम होता है। नैयर नदी 56 किलोमीटर लंबी है, जो नियति निकारा तालुक से होकर पुअर के पास अरब सागर में मिलती है। लेकिन उस दिन संगम वाली जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा था। सैलानी उस जगह पर जाकर बोट से उतर जाते हैं, जिससे खतरा हो जाता है, इसलिए पुलिस ने उस आसपास सख्ती बढ़ा दी है। वहाँ से वापस हमने दूसरे साइड का रुख कर लिया। उधर नदी के किनारे एक लाइन से फ्लोटिंग कॉटेज है, जिसकी संख्या 14 है। कई सैलानी इन्हीं महंगे कॉटेज में आकर रुकते हैं, छुट्टियां बिताते हैं। ये दिखाई पड़ रहा था। हाँ हाँ, ये YouTube में दिखाई देता है। फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 हाँ 14 ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है या कॉटेज है? रेट थोड़ा भी ज़्यादा है, इधर भी स्पेंड करने का रेट थोड़ा भी ज़्यादा है। 8,000 पर डे 8,000 पर डे 8,000। 24 आवर्स देगा, अच्छा मतलब ये फूडिंग यानी ब्रेकफास्ट देगा। अच्छा, ओनली ब्रेकफास्ट। कॉटेज के बगल से हम आगे निकले तो एक आइलैंड पर चर्च नजर आया, जहां मदर मेरी की मूर्ति है। ये जगह साल में सिर्फ एक बार ही लोगों के लिए देखने के लिए खुलती है। मदर मेरी स्टैचू। मदर मेरी स्टैचू। नीचे एक प्रेयर हॉल आएगा, इसका ईयरली वन टाइम ओपन करके है। ओके ओके, ईयर में वन टाइम। हाँ, ईयरली वन टाइम ओपन करके, ईयर में वन टाइम। हाँ, प्रेयर रूम खुलता है। अप्रैल में ओपन करके। अच्छा, वो अप्रैल में है। अच्छा, चर्च को देखने के बाद हमारी बोट और आगे बढ़ी। सुंदर घास और नारियल के पेड़ वाले इलाके से गुजरते हुए हम पुअर के एकदम आखिरी जगह पर पहुंच गए। ये केरल का भी आखिरी दक्षिणी छोर है। इसी के आगे पुझियूर गांव है, जो केरल के अंत का प्रतीक है। ये टेरन भाई ने बहुत दिलचस्प जानकारी दी कि ये जो आपको जो ब्रिज जो छोटा सा दिख रहा है, इस ब्रिज के उस साइड तमिलनाडु है और ब्रिज के साइड केरला है। तो बहुत अच्छी जानकारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह देख के। बॉर्डर और पॉइंट ये उधर एक गांव है और इधर एक गांव है। तो ऐसे भी जो पुअर है वो केरला का भी सबसे लास्ट पॉइंट है। इसके बाद एक ही गांव है, उसके बाद केरल खत्म हो जाता है, फिर समुद्र आ जाता है, वो लास्ट पॉइंट है। तो थैंक यू आपका। टेरन भाई ने बताया कि लौटने का एक दूसरा रास्ता भी है। हमने उसी दूसरे रास्ते से लौटने को कहा। वो एकदम शांत सी जगह थी। शहर की भीड़ भाड़ और हलचल को कुछ देर के लिए हम भूल चुके थे और इसी हरी भरी दुनिया में खो गए थे। आगे बढ़ने पर कई और रिजॉर्ट का गेट दिखा, जिसके सामने बोट खड़ी। ये नदी से सटा रिहायशी इलाका था। कुछ सुंदर बंगले और सुंदर रिजॉर्ट थे वहाँ। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पुलिया जैसा आया, जिसके नीचे से हमारी बोट गुजरी तो अद्भुत एहसास हुआ।
कुल मिलाकर जिस जन्नत के बारे में हमें बताया गया था उससे बढ़कर ये जगह थी। रास्ते में हमें कुछ बोट पर दुकानें भी सजी हुई मिली, कुछ में नारियल पानी बिक रहे थे। हर थोड़ी देर के बाद नज़ारा बदल जा रहा था। हम इन्हीं प्राकृतिक नज़ारों में खोए खोए उस जगह पर पहुंच गए जहां से यात्रा शुरू की थी। वहां पहुंचा तो लगा किसी सुंदर ख्वाब को देखकर जागी। पुअर के बाद हमें कन्याकुमारी के लिए निकलना था। पुअर से कन्याकुमारी का सफर भी बहुत दिलचस्प है। अगले वीडियो में आपको कन्याकुमारी ले चलता हूँ, जो भारत का आखिरी दक्षिणी छोर है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। इसी जगह के एक चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जगह शक्तिपीठ के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्हीं देवी के नाम पर जगह का नाम है कन्याकुमारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। होने वाला है।